नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज के हमारे इस लेक्चर में हम अपनी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो बनाई है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है और आज हम इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। सारे टॉपिक्स इस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन को किन किन आधारों पर, किन किन बेसिस पर डिवाइड किया जाता है अलग अलग टाइप्स में। और आज के इस लेक्चर में हमें उन टाइप्स को समझना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं और उनका मतलब क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को जनरल बेसिस पे डिवाइड करते हैं, सामान्य आधार पर जब हम संविधान का विभाजन करते हैं, संविधान को अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे सामने दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस आते हैं। देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन वी डिवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन जनरल बेसिस। और ये जो टाइप्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सबसे ज़्यादा जाने माने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इनके बारे में ही बात होती है। और बेसिकली यूनिवर्सल लेवल पर संविधान को इन्हीं दो भागों में बांटा जाता है, जिसके अंदर पहला आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ये बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसका ऑपोजिट है। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ ना हो। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ है। लिखा हुआ इन द सेंस जिस कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम पार्ट रिटन है, लिखा हुआ है, और एक जगह पर कोडिफाइड है यानी कि संहिताबद्ध है, एक जगह पर एकत्र है, एक पर्टिकुलर बुक है या एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो कि कोडिफाइड है यानी कि संहिताबद्ध है, जुड़ा हुआ है, एकत्र है, एक साथ है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हम देखने को मिलता है, जो एग्जाम्पल है अगर हम बात करें तो इंडिया और यूएसए इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। भारत का संविधान जो है वो लिखा हुआ संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे जटिल यानी कि सबसे हार्ड टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का। तो इन कॉन्स्टिट्यूशंस को यानी कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उनके कुछ फीचर्स भी होते हैं। सबसे पहली चीज की है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, संविधान रिटन है, तो सारी चीजें जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी सिद्धांत होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, नियम होते हैं, वो काफी ज्यादा क्लियरली मेंशन होते हैं और उनको समझने में और समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। उनको लेकर के समाज में, सोसाइटी में, गवर्नमेंट के बीच किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हमें मोस्टली देखने को नहीं मिलता है। देखने को तो मिलता है बट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो हर एक प्रोविज़न, हर एक आर्टिकल क्लियरली मेंशन होता है। हर विषय के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर जो भी रूल रेगुलेशन नियम होते हैं वो क्लियरली मेंशन होते हैं, लिखे होते हैं। तो कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, लड़ाई झगड़े की और कॉन्फ्लिक्ट की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसके साथ ही जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, बेसिकली क्या है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे जहां जहां पे भी हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम लॉ होता है। यानी कि सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा कानून संविधान ही होता है। कोई भी कानून या संस्था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होगी। जहां पर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल इसका इंडिया ही है। ठीक है, जो संविधान है वो सर्वोपरि होता है। और खैर ये तो एक फैक्ट है कि जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं ये चीज़ वहीं पे होती है। बट आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो मॉडर्न टाइम पीरियड में 99% जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जो सुप्रीम लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, क्योंकि सारे देश
चाहे वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं हैं, वो किसी तरह के कानून पे काम कर रहे हैं, किसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन पे ही काम कर रहे हैं, और वो चीज़ें कहीं भी ब्रेक नहीं की जाती हैं। हाँ, समय के हिसाब से उनको चेंज कर दिया जाता है, बट उनका उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है, उनको एक तरीके से देखा जाए तो उनको बाईपास नहीं किया जाता है। तो ठीक ऐसा होता है कि जहाँ पे भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे वो सर्वोपरि होता है। इसके साथ ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन मतलब है, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट हमें एक मीनिंग है, जो इसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करता है, वो यही है दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन codifies everything at one place and reduce the dispute। यानी कि जो लिखित संविधान होते हैं वो संहिताबद्ध होते हैं। संहिताबद्ध का मतलब है कि एक साथ एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, ठीक है, बाइंड होते हैं, जिससे कि लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स भी सोसाइटी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कम हो जाते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इनको चेंज अगर करना है, इनके अंदर किसी तरह का कोई बदलाव करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए एक बहुत ही जटिल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जो प्रोसीजर होता है, जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी तरह के चेंज का, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, यानी कि प्रक्रिया कठोर होती है। तो इसीलिए जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो रिजिड भी होते हैं, ठीक है, वो कठोर भी होते हैं। इसके साथ ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस की एक फीचर ये भी है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ जहाँ पे होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि सुप्रीम लॉ है, सर्वोपरि है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कानूनी भाषा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी होती है। और जुडिशरी के पास जो है कि जुडिशियल रिव्यू का राइट रहता है, न्यायिक पूर्वालोकन का राइट रहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ एंड सिक्योर भी रखती है, समय आने पर उसको जस्टिफाई भी करती है, और उसको एक तरीके से देखा जाए तो एक्सप्लेन भी करती है। ठीक है, यानी कि संविधान का जो असल मतलब निकल के आता है, संविधान के अंदर लिखे गए किसी कानून को अगर समझना है, समझाना है, तो उसका एक्चुअल मतलब क्या है, वो मतलब वही माना जाएगा जो जुडिशरी कह देगी। तो उसकी रक्षा भी जुडिशरी करती है, और उसका ट्रांसलेशन भी जुडिशरी ही करती है। इसके ठीक ऑपोजिट है हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि संविधान लिखा हुआ नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन का मिनिमम पार्ट लिखा हुआ है, और उसके जो मैक्सिमम प्रोविजंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो किसी एक जगह पर इकट्ठे एक साथ लिख करके नहीं रखे गए हैं, वो बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूजीलैंड, कनाडा, इसराइल। ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे हमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका जो मूलभूत कानून है, जो फंडामेंटल लॉ है, या फिर उसके अंदर लिखे गए नियम, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, वो एक जगह पर कॉडिफाइड नहीं होते हैं। ये मेन जो मीनिंग निकल के आता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यही है। और मेन डिफरेंस भी यही है रिटन और अनरिटन में। रिटन में सब कुछ कोडिफाइड होता है, एक जगह पर एकत्र होता है, संहिताबद्ध होता है। अनरिटन में ऐसा नहीं होता है। लिखी हुई चीजें दोनों जगह पे हैं, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है तो उसको डॉक्यूमेंटेड तो करना पड़ेगा। कानून, नियम कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं लिखे तो जरूर होंगे, हवा में तो बने नहीं है। तो लिखे तो दोनों जगह पे हैं, लेकिन लिखने का तरीका और उसको अपनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो इनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है, और ये रिटन और अनरिटन बन जाते हैं। इसके साथ ही जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं ना, वो बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज से मिल करके बनते हैं, क्योंकि ये एक जगह पे लिखे हुए नहीं है। और यही कारण है कि ये एक जगह पे लिखे हुए नहीं है। सपोज कि कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज है किसी कंट्री का, और वहाँ पे हमें दिखता है कि कोई एक प्रिंसिपल है या कोई एक लॉ है जो सोसाइटी में काम कर रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसका बहुत अच्छा मतलब निकल के आ रहा है समाज के अंदर, लोगों की समस्याएं उससे सुलझ रही हैं, गवर्नमेंट उसकी हेल्प से काम कर पा रही है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाएगा।
कोर्ट ने कंट्री के अंदर कोई फैसला सुना दिया और वो फैसला जो है सभी लोगों के ऊपर लागू कर दिया, तो वो कानून बन जाएगा, वो भी संविधान का हिस्सा बन जाएगा। संसद ने कोई कानून पास कर दिया, वो भी कानून बन गया, तो वो भी संविधान का हिस्सा बन जाएगा। इसके साथ ही कोई ऐसी परंपरा, कोई ऐसा ट्रेडिशन जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जो किसी कोर्ट ने नहीं बनाया, संसद ने नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन उस चीज को फॉलो किया जा रहा है बहुत लंबे समय से उस कंट्री के अंदर, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है, वो भी एक तरह का नियम बन जाता है। तो इस तरह से अलग अलग रिसोर्सेज हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इन सारी चीजों से बन करके जो नियम कायदे कानून तैयार होते हैं कंबाइंड होकर के, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसमें एक चीज आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें अलग अलग जगह पर हैं, अलग अलग जगह बिखरी हुई हैं, एक साथ एक जगह पे नहीं है। यही रीजन है कि हम इसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके साथ ही जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, इनको इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है, इनके अंदर अमेंडमेंट आसानी से किया जा सकता है। इसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह कोई विशेष या फिर कोई बहुत ज़्यादा रिजिड प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली पार्लियामेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स, तो हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है संविधान में संशोधन करने के लिए। संविधान के सारे भागों में नहीं, किसी किसी भाग में, ठीक है, जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें, तो भारतीय संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको विशेष बहुमत से संशोधित किया जाएगा, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वहीं जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे सामान्य बहुमत चलता है, ठीक है। जो जनरल मेजोरिटी होती है पार्लियामेंट की, टोटल अपॉन 2+1, यानी कि टोटल जो नंबर मेंबर्स हैं जो कानून बनाने बैठे हुए हैं, और जो टोटल मेंबर्स उस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, यानी कि जो एमपीज हैं या फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, और उनको जो है कि उसका आधा प्लस एक, तो ये जनरल बेसिक मेजोरिटी होती है। इसको जनरल मेजोरिटी या बेसिक मेजोरिटी कहते हैं, सामान्य बहुमत। तो सामान्य बहुमत से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जा सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन रिटर्न में ऐसा नहीं होता है। सो नेक्स्ट जो है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट्स। तो हमने रिटर्न अनरिटन समझ लिया, और ये उससे मिलता जुलता ही है। संशोधन के आधार पर हमने देखा, भी हमने पीछे बात की कि जो लिखित संविधान है उसमें संशोधन अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा रिजिड तरीके से होते हैं, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और अनरिटन वालों को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला संविधान। तो जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एकमात्र एग्जाम्पल यूएसए है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिजिड है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसे फ्लेक्सिबल भी बनाती हैं। तो हम कहते हैं कि भारत का संविधान मिक्सचर ऑफ दी बोथ कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ के संविधान में लचीलापन भी है और कठोरता भी है, रिजिडनेस भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। लेकिन प्योर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी तरह से कठोर संविधान जो है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, यूएसए का है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस का मेन फीचर ही यही है कि इनके अंदर किसी भी तरह का बदलाव, किसी भी तरह का अमेंडमेंट, कोई भी चेंज बहुत आसानी से नहीं होगा। बदलाव करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए एक स्पेशल और बहुत ज़्यादा रिजिड प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकेगा। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट रिक्वायर्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन। इसके साथ साथ जो भी चेंज होगा, जो भी अमेंडमेंट होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने में जो लेजिस्लेचर होगा, उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और उसी के रोल से, यानी कि लेजिस्लेचर के पार्टिसिपेशन से ही, लेजिस्लेचर के एब्सेंस में ये मुमकिन ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज किया जा सके। लेजिस्लेचर ही करेगा, और लेजिस्लेचर की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होगी, सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होगी, इंपॉर्टेंट रोल जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में, वो लेजिस्लेचर का होगा, जहां पे भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। और जहां पे भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है,
वही सुप्रीम है, सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं और ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके साथ ही जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, लचीला संविधान, उसका एकमात्र एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम है। बहुत आसान है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस वो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जहाँ पर जिन कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए, जिनमें किसी तरह का बदलाव करने के लिए आपको स्पेशल प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली पार्लियामेंट कानून बना करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर सकता है, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सो के उठे और पार्लियामेंट में गए और चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी एक प्रोसेस है, बट वो प्रोसेस उतना ज़्यादा कठोर नहीं है, उतना ज़्यादा रिजिड नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ईजी है, ईजी टू एक्सेस है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा सामान्य है। तो ऐसी प्रक्रिया से जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सके उसे हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके साथ ही जो ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, इनका फायदा भी है, नुकसान भी है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा, अगर हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये टाइम के हिसाब से ना इजीली अडेप्ट हो जाते हैं। समय के हिसाब से इनको आसानी से बदला जा सकता है, ये समय के हिसाब से ढाल लेते हैं अपने आप को, ज़्यादा समस्या परेशानी नहीं आती है। वहीं सेम ये चीज़ हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट संविधान में कोई बदलाव करके उसका गलत फायदा भी नहीं उठा सकती है। लेकिन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्योंकि इजीली बदलाव हो सकता है, तो उसके अंदर इजीली बदलाव करके गवर्नमेंट चाहे तो उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है अपने पर्सनल फेवर के लिए। तो इस तरह से फायदे नुकसान तो हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के इनको नहीं पढ़ना है, बस हमें ओवरव्यू लेना है कि किस तरह से अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। वरना तो इनको अगर हम डीप में समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी जो इनसे रिलेट करेंगी। तो हमें इनसे लिंक्ड होने वाली चीज़ों की तरफ ना जा करके सिर्फ ये देखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स क्या क्या हैं और इनका मतलब क्या है। नाउ द लास्ट वन इज, जब हम संविधान को, जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उनके अंदर जो मॉडिफिकेशंस होता है वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। सस्ता इन द सेंस कि उसको करने में, क्योंकि प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, जटिल नहीं है, ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो खर्चा कम आता है, सस्ती होती है बहुत ज़्यादा। वहीं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए सरकार का पैसा भी बहुत लगता है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वो डिमांड करता है चीज़ें। लेकिन फ्लेक्सिबल में ऐसा नहीं है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट क्विक चेंज हम कर सकते हैं। रिजिड लचीले कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत तेज़ी से बदलाव कर सकते हैं। अमेंडमेंट करने के लिए 2 4 5 सेशंस लगते हैं, लेकिन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए कई बार 2 3 4 साल लग जाते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल की ही बात करें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं जिनको होने में बहुत लंबा टाइम लगा है। इसके साथ ही जो अगला टाइप है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है जब हम संविधान का विभाजन करें शक्तियों के आधार, शक्ति के विभाजन के आधार पर, डिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पावर सेपरेशन। हर कंट्री के अंदर पावर सेपरेशन है, शक्तियां विभाजित हैं, किसी एक के पास नहीं है। तो इस आधार पर भी संविधान को विभाजित किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया जाता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे होते हैं जो अपनी कंट्री के अंदर संघीय व्यवस्था, यानी कि जहां पर वो संविधान है वहां पर संघीय व्यवस्था लागू होगी। कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे होते हैं जो फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं नेशन के अंदर। इनका एग्जाम्पल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो संविधान है जो अपने देश में जहां पर ये लागू है वहां पर संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, संघीय व्यवस्था जो है, संघीय संविधान या फिर संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पावर जो है वो किसी एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड नहीं होगी। जितनी भी पावर है, हमें पता है इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है कि जो पावर है वो सारी किसी एक के पास नहीं है, सब में डिवाइडेड है। केंद्र के पास है कुछ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ शक्तियां जो हैं वो राज्य सरकारों के पास हैं।
यानी कि जो पावर है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड है और वर्टिकली भी डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये वर्टिकल डिवीजन है पावर का। वर्टिकल डिवीजन यानी कि ऊपर से नीचे, केंद्र से राज्य सरकार, राज्य सरकार से स्थानीय सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इस तरह से पावर डिवाइडेड है। तो ये संघीय व्यवस्था होती है। यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो इस तरह का सिस्टम स्टैब्लिश करे, जो सोसाइटी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर पावर को डिवाइड करे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, संघीय संविधान कहलाएगा। अब ये जो संघीय संविधान है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्योंकि ये जो पावर का डिवीजन होता है सेंटर, स्टेट और लोकल के अंदर, इनके दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। कई जगहों पर तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि सेंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और वो पावर को वो एक तरीके से देखा जाए तो गिफ्ट कर रहा है नीचे वालों को, सेंटर को, सॉरी, स्टेट को और लोकल गवर्नमेंट को। कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि सेंटर है ही नहीं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उन्होंने मिल करके सेंटर बनाया और अपनी शक्तियां सेंटर को दे दी, ना कि सेंटर से ली। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। अब डिफरेंस कैसे आता है? जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है परिसंघ संविधान या महासंघ संविधान, जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये सिस्टम हमें यूएसए में देखने को मिलता है। क्या है वहां पे ये है कि जो पावर है, वहां पे जो पावर है वो सेंटर से स्टेट्स की तरफ नहीं आती है, केंद्र सरकार से राज्य सरकारों के पास नहीं आती है, बल्कि राज्य सरकार अपने पास कुछ पावर रखती है और बाकी पावर केंद्र को दे देती है। यानी पावर वहां राज्य से केंद्र के जा रही है, स्टेट से सेंटर की तरफ मूव हो रही है। वहां पे जो 50 राज्य हैं उन्होंने मिल करके अपना एक यूनाइटेड, एक संघ बनाया, एक परिसंघ बनाया, महासंघ बनाया। बेसिकली 50 राज्य हैं वहां पे, उन सब ने मिलकर के अपना एक संघ बनाया और उन्होंने अपनी पावर्स अपने पास रखी। और जो ऐसी शक्तियां थी जो नेशनल लेवल की हैं, यानी कि जिन शक्तियों का इस्तेमाल करके नेशनल लेवल के खतरों से निपटा जाए, नेशनल लेवल की समस्याओं को सुलझाया जाए, वो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, जिसका इस्तेमाल प्रेसिडेंट करते हैं। और वहां पे देश का एक झंडा है, देश का अपना एक नेशनल एंथम है, लेकिन राज्यों के भी अपने अलग झंडे हैं, राज्यों के भी अपने अलग संविधान हैं, राज्यों के अपने अलग नेशनल एंथम है। देश का अलग नेशनल एंथम, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यों का अलग, क्योंकि राज्य पहले बने और राज्यों ने मिल करके फिर अपनी सुरक्षा के लिए, स्टेट्स ने मिल करके अपनी सेफ्टी के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए 50 स्टेट्स ने मिल करके एक सेंटर बनाया और अपनी शक्तियां कुछ अपने पास रख ली, कुछ उनको दे दी, जो उनके मतलब की थी, सेंटर के मतलब की, जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम से निपटने के लिए थी। तो इस तरह से बना फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स बन गया। तो यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही है और वहाँ की गवर्नमेंट भी ऐसी है, या सिस्टम वहाँ का पूरा पॉलिटिकल ऐसे काम करता है। इसके साथ ही दूसरा है हमारा यूनियन, जैसे कि भारत और कनाडा। यूनियन यानी कि भारत स्टार्टिंग से ही यूनाइटेड है, जुड़ा हुआ है, संघ है एक अलग अलग राज्यों का। देश आजाद हुआ तो 14-15 राज्य थे, आज 28 हैं। तो इस तरह से जो देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो सेंटर पहले से था यहाँ पे, राज्य पहले से जुड़े हुए थे। तो राज्यों ने मिल करके किसी को नहीं बनाया, बल्कि ऑलरेडी यहाँ पे जो एकता थी, जो यूनिटी थी, उसके बेस पे जब इलेक्शंस हुए, संविधान सभा बनी, संविधान बना, तो एक केंद्र सरकार बनी। उससे पहले एक इंतरिम गवर्नमेंट बन गई थी, वो खैर बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। मिला जुला के ये समझना है कि यहाँ पे केंद्र सरकार राज्यों को शक्ति देती है। इंडिया के अंदर जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स हैं और वो पावर्स वहां से डिवाइड होती है स्टेट्स के पास। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में इसका ठीक ऑपोजिट है। राज्यों के पास शक्ति है, वो केंद्र को दे रही है। इंडिया में केंद्र के पास शक्ति है, वो राज्यों को दे रही है, राज्य लोकल गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं। तो इस तरह से ये दो तरह के सिस्टम हैं जो हमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो सिस्टम है, यानी कि फेडरेशन, महासंघ, परिसंघ वाला सिस्टम, वो हमें यूएसए में देखने को मिलता है। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूनियन वाला सिस्टम है वो हमें इंडिया और कनाडा में देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा फेडरेशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन।
ये है हमारा आखिरी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, एकात्मक संविधान। ये बहुत बेसिक सी चीज है। ऐसा संविधान जो ये बात कहे, जो ये रूल बनाए या फिर इस चीज को जस्टिफाई करे कि ताकत, सत्ता या पावर किसी एक के पास रहेगी, यानी कि एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। A unitary constitution is a constitution in which all governing powers are vested in a central government. केंद्र की सरकार के पास ही सब कुछ रहेगा, राज्यों के पास कुछ नहीं रहेगा। राज्यों को जरूरत के हिसाब से केंद्र सरकार पावर दे दिया करेगी, जरूरत पड़ने पर, और जरूरत पड़ने पर, जरूरत पूरा होने पर उनसे वापस छीन भी लेगी। जिस जगह पर ऐसा रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश होता है वहां का संविधान यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जापान, फ्रांस, श्रीलंका और चाइना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये रीजनल और लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं उनके पास, यानी कि स्थानीय सरकारें जो होती हैं या राज्य की सरकारें जो होती हैं, उनके पास अपनी कोई सॉवरेनिटी नहीं होती है, अपना कोई पावर नहीं होता है, संप्रभुता नहीं होती है, वो अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद नहीं होते हैं। जैसा भारत के अंदर है, राज्य अपने फैसले ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है जब तक नेशनल लेवल की बात ना हो। यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऐसा ही होता है। चाइना में ऐसा नहीं हो सकता, जापान में ऐसा नहीं हो सकता, फ्रांस में ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, सारी पावर सेंटर के पास है, राज्य को कुछ दिया ही नहीं गया है। राज्य को कब दिया जाता है पावर? जब जरूरत पड़ती है, जरूरत पूरा होने के बाद वो पावर उनसे छीन भी ली जाती है। तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमें जहां मिलेगा वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। जहां पर पावर डिवाइडेड होती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जहां मिले वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ पे ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ये पूरा टॉपिक खत्म। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।